कल हम नई की चर्चा कर रहे थे। राइट। और नई में हमने 7 प्रकार के नए देखे थे कि एक ही चीज को देखने का अलग अलग एंगल होता है। कोई उसको बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखता है, ऑल एनकम्पासिंग व्यू होता है किसी का जस्ट जनरलाइजेशन पर जो है फोकस होता है, किसी का स्पेशलाइजेशन पर होता है, किसी का प्रेजेंट स्टेट पर होता है कि प्रेजेंट में वो चीज क्या है, कैसी है, कहाँ है। एंड बाद में हमने 3 शब्द नहीं देखे थे जिसमें कि शब्द पर आधारित जो ज्ञान होते हैं उसमें एक जो है वो ये मानता है कि कोई भी सिनोनिमस अगर वर्ड यूज किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए तो वो अपने आप में करेक्ट है, उसमें कोई दोष नहीं है। और सेकेंड जो शब्द नहीं था संभिरूढ़ जिसे कहते हैं, वो ये मानता है कि नहीं, सिनोनिमस, यू कैन नॉट यूज सिनोनिमस वर्ड्स। आप जो कहना चाहते हैं उसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड है और वो एक ही वर्ड हो सकता है, सो यू हैव टू यूज दैट वन ओनली। और एवं भूत नहीं है, वो ये सोचता है कि कोई भी वर्ड आप जब यूज करते हैं तो इट मस्ट बी बेस्ड ऑन एक्शन और व्हाट वी से कंडक्ट। और ऐसे ही आप कोई भी किसी को कुछ भी कह देते हैं, उससे कोई सेंस नहीं निकलता जब तक कि वो क्वालिटी उस व्यक्ति के अंदर ना हो। ठीक है ना? ठीक है। तो ये 3 शब्द नए थे। फिर हमने बात की थी कि 2 नए उपयोग में लाए जाते हैं, विशेष रूप से दिगंबर ट्रेडिशन में इनका बहुत जिक्र होता है, निश्चय नय और व्यवहार नय। तो निश्चय नय का मतलब है कि वस्तु वास्तव में क्या है उसको समझना, ये निश्चय नहीं है। और व्यवहार नय उसे कहते हैं जो एक परंपरा, एक ट्रेडिशन, एक कल्चर, एक सोसाइटी के अंदर उस चीज को कैसे समझा जाता है। ठीक है ना? ठीक है। तो जैसे कि निश्चय से तो हम सब आत्मा हैं, किंतु व्यवहार में हम मनुष्य हैं, कोई देव है, कोई पशु है, कोई कुछ है। तो ये व्यवहारिक जगत भी जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट है समझना कि हमारा व्यवहारिक जगत में हम किस तरह से जाने और पहचाने जाते हैं। अब आता है कि कोई भी वस्तु आप ले, पदार्थ इस संसार में, वो उसका 2 रूप होते हैं। एक तो उसका स्थायी स्वरूप होता है और एक उसका बदलता हुआ चेंजिंग स्वरूप होता है। तो ये हर पदार्थ का होगा, ऐसा नहीं है कि आत्मा ही एकमात्र शाश्वत या अमर है। इस परमाणु भी जो है वो भी शाश्वत है। पदार्थ जो भी संसार में जो भी चीजें आपको दिखाई देती है वो चाहे आपको नष्ट होते हुए नजर भले आती हो, परंतु वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो भी स्थायी होती है। उदाहरण के लिए कोई आप मकान बनाया किसी ने, वो कुछ वर्षों तक वो मकान का उपयोग किया, फिर वो मकान टूट फूट होने लग जाती है उस मकान में और वो एक दिन खंडहर हो जाता है, फिर ईंटों में बढ़ जाता है। तो पता ही नहीं चलता कि मकान था क्या यहाँ पर कभी। ठीक है ना? तो ये मकान का जो हमारा स्ट्रक्चर, जो हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम मकान जो कहते हैं, ये उसका एक स्ट्रक्चर है, किंतु उसका जो मेन मटेरियल है वो तो कभी समाप्त नहीं होता है। वो ईंट, पत्थर, चूना, वो बेसिक जो उसके मटेरियल हैं, जो भी चीजें हैं, वो तो मकान के टूट जाने के बाद भी रहती है। और उनका भी जो बेसिक मटेरियल है वो है उसका उनका एटम, जिस एटम के कॉम्बिनेशन से वो चीजें बनी थी, चाहे वो ईंट हो, चाहे पत्थर हो, चाहे चूना हो, ये भी अपने आप में एक पर्टिकुलर फॉर्म है। उनका बेसिक ओरिजिनल एलिमेंट जो है वो उनके एटम्स हैं। तो वो एटम्स हमेशा इंडेस्ट्रक्टिबल ही होते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। अभी ईंट है, ईंट अगर टुकड़ा होकर के मिट्टी हो जाए, बिल्कुल कीचड़ बन जाए या धूल की तरह उड़ जाए, परंतु वो धूल के रूप में, धूल के कणों के रूप में एग्जिस्ट करेगी। तो इस रूप में हर पदार्थ जो है एटम के फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा अल्टीमेटली। तो हर चीज अपने आप में स्थायी है यदि उसके एटम, उसके बेसिक जो एलिमेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको ध्यान में रखा जाए। और जो पर्टिकुलर फॉर्म है किसी चीज का, या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, या पर्टिकुलर शेप है,
ये नष्ट होते रहते हैं, ये हमेशा स्थायी नहीं रहते हैं। तो यूं कहा जा सकता है कि पदार्थ, इस संसार में जितने भी पदार्थ है, चाहे वो जीव हो चाहे अजीव हो, सब परिवर्तनशील भी है और सब स्थायी भी है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एग्जिस्ट करते ही है। वो टोटली डिस्ट्रक्शन तो किसी चीज का होता ही नहीं है। तो साइंस की भाषा में आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी और मास का एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं, बट वो डिस्ट्रॉय कभी नहीं होते, ये साइंस भी मानती है। तो ये सिद्धांत दर्शन के क्षेत्र में और विशेष रूप से जैन दर्शन के क्षेत्र में ये कहा जाता है कि कोई भी पदार्थ डिस्ट्रक्टेबल कंप्लीटली एब्सोल्यूट सेंस में नहीं होता है, वो परमानेंट होता है और परिवर्तनशील भी होता है, यानी उसमें कुछ परिवर्तन समय के साथ होते रहते हैं। तो ये आपसे मैंने बताया कि वस्तु का स्वरूप, कोई भी वस्तु हो, किसी भी चीज का अस्तित्व हो इस दुनिया में, अगर वो रियली एग्जिस्ट कर रहा है तो निश्चित रूप से वो दोनों रूपों में होगा। वो इटर्नल भी है, परमानेंट भी है और इम्परमानेंट भी है, चेंजिंग भी है। अब बहुत बार हम सुनते हैं कि अनेकांत जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। जैसे अहिंसा का सिद्धांत है, वैसे अनेकांत भी जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांतों में आता है। और इसी के कारण से ये पहचान बनी हुई है कि अनेकांतवादी मतलब जैन। तो अनेकांत किसे कहते हैं? वस्तु के अनेक पक्ष हैं, अनेक उसके अंदर विशेषताएं होती है, अनेक उसके बदलते हुए स्वरूप होते हैं। उन सबको जब दृष्टि में आप लेंगे तो वस्तु एक रूप में आपको कभी नहीं दिखती है, वो अनेक रूपों में दिखती है। और उन सभी रूपों को, उन सभी पक्षों को, सभी एस्पेक्ट्स को समझना, यही अनेकांतवाद है। मोटा मोटी दर्शन के क्षेत्र में ये देखा जाता है कि प्राय करके सभी दर्शन ये मानते हैं कि वस्तु में दो ऑपोजिट क्वालिटीज एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए उनको मानना एक प्रकार से उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन के विरुद्ध जाना है ना। वेस्टर्न एक लॉजिक का प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन। इन्हें दो चीजें एक दूसरे के साथ नहीं रह, ऑपोजिट हैं तो वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती है। एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। जैसे कि कोई अगर हम कहें कि एक चीज परमानेंट है तो वो इम्परमानेंट नहीं हो सकती, इम्परमानेंट है तो परमानेंट नहीं हो सकती है। जबकि जैन ने कहा कि हर वस्तु अपनी ओर अपने आप में परमानेंट भी है और इम्परमानेंट है। तो ये दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ये सारा वर्ल्ड की जितनी अदर फिलोसॉफिकल सिस्टम्स है वो सभी इस बात से एग्री करते हैं, पर जैनिज्म इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। इसी तरह से हर वस्तु जो है जनरल भी होती है और स्पेशल भी होती है। अपने आप में वो स्पेसिफिक भी होती है और उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज भी है जो जनरल है। तो ये जनरल टू बी जनरल एंड पर्टिकुलर, ये भी अपने आप में कंट्राडिक्टरी एट्रीब्यूट्स तो ये पदार्थ में पाए जाते हैं। इसी प्रकार कोई वस्तु है भी और नहीं भी, इज और इज नॉट, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, ये दोनों चीजें एक वस्तु में स्वीकार करना अन्य दर्शनों को मान्य नहीं है। किंतु जैन दर्शन कहता है कि हर वस्तु एग्जिस्ट कर भी रही है और एग्जिस्ट नहीं भी कर रही है। नहीं कर रही कैसे? कि मैं मान लीजिए कि मैं समनी हूँ, तो समनी के रूप में तो मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ, किंतु समन के रूप में मैं एग्जिस्ट नहीं करती हूँ, मुझे कोई समन नहीं कह सकता है। तो ऐसे हर चीज का होता है कि जो चीज वो है वो तो आप कह सकते हैं, किंतु उससे ऑपोजिट या उससे डिफरेंट चीज अगर वो नहीं है तो उसके अंदर वो क्वालिटी को आपको नॉन एग्जिस्टेंट बताना ही होगा, वो उसमें नहीं पाई जा सकती। तो हर वस्तु में इसी तरह से एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस दोनों एक साथ होते हैं, हैव और हैव नॉट, ये दोनों का कंसेप्ट जो है जैनिज्म मानता है कि हर वस्तु अपने आप में है भी और नहीं भी। वो जिस रूप में है उस रूप में है और जिस रूप में वो नहीं है उस रूप में नहीं है। ये दोनों बातें आपको एक साथ स्वीकार करोगे तभी जाके वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा। इसी तरह से हर वस्तु, मैंने परमानेंट इम्परमानेंट तो कही दिया है,
वाच्य और अवाच्य होती है। वाच्य का मतलब एक्सप्लिकेबल एंड अवाच्य मतलब इनएक्सप्लिकेबल। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बता सकते हैं, किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, किंतु कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो वस्तु में ये दोनों चीजें होती है। एक ही वस्तु को आप एक्सप्लेन कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। उसके कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं, कुछ ऐसा नेचर भी है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। उसको आप जस्ट रियलाइज भले कर ले, किंतु भाषा में आपके पास में ऐसे वर्ड्स नहीं है जिससे कि उस नेचर को आप एक्सप्रेस कर सकें। तो ये दोनों क्वालिटी हर वस्तु के अंदर होती है। कुछ चीजें आपको बताना आपके लिए इजी है, कुछ चीजें वस्तु की बताना आपके लिए इजी नहीं है, और उस कंडीशन में आप ये कहते हैं कि आई कैन नॉट से बिकॉज आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस सच काइंड ऑफ नेचर ऑफ थिंग्स। तो ये इस तरह से आप देखेंगे कि जैनिज्म ने हर वस्तु को परमानेंट, इम्परमानेंट, एक्सिस्टेंट, नॉन एक्सिस्टेंट, जनरल, स्पेसिफिक, एक्सप्लिकेबल और इनएक्सप्लिकेबल, इस तरह से कंट्राडिक्टरी जो है एट्रीब्यूट्स एक ही वस्तु में एक्सेप्ट किए। एक तो होता है कि एक वस्तु परमानेंट है और दूसरी इम्परमानेंट है, ये बात तो समझ में आ सकती है, किंतु जिसको परमानेंट कहते हैं उसी को जैन अपरमानेंट भी कहते हैं साथ साथ में। तो ये दो विपरीत स्वभाव वाली जो क्वालिटीज है उनको एक्सेप्ट करने के कारण से अनेकांतवाद को जो है कहा जाता है कि ये एक प्रकार का ऐसा सिद्धांत है जो वस्तु के विरोधी स्वभाव को भी स्वीकार करता है और उसके बिना वस्तु का अस्तित्व भी नहीं मानता है। अर्थात ऐसा नेचर अगर किसी वस्तु का नहीं है तो रियल में वो वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती इस वर्ल्ड में। ठीक है ना? अगर वो रियल में कोई एक्सिस्टेंट कोई वस्तु है तो उसमें ये दोनों प्रकार के नेचर निश्चित रूप से मिलेंगे ही। तो अब ये है कि इन सब चीजों को एक बार समझाया भी गया है कि सामान्य किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं। तो ये जनरल ये समझ गए कि जनरल जो क्वालिटी होती है, कॉमन क्वालिटी होती है, उसे सामान्य कहा जाता है। कुछ डिफरेंट क्वालिटी होती है तो उसे विशेष कहा जाता है। इसी तरह से पदार्थ को सत्य कहना और असत्य कहना, तो उसे किस तरह से समझना है। तो सत्य यानी एग्जिस्टेंट रियलिटी उसी को कहा जाता है जिसमें तीन चीजें होती है, तीन क्वालिटी होती है, ओरिजिनेशन, सिजेशन एंड परमानेंस, है ना? ये तीन चीजें होती है, ओरिजिनेशन, सिजेशन एंड परसिस्टेंस। ये तीन क्वालिटी जिन चीजों में होती है उसको सत्य कहा जाता है। तो हर पदार्थ में ये तीनों क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। ओरिजिनेशन, जैसे हमने जन्म लिया तो हमारी उत्पत्ति हुई है ना, हमारा जन्म हुआ, हम पैदा हुए हैं। एक समय के बाद में मृत्यु हो जाती है तो व्यय हो गया है, अर्थात वो सिजेशन है, हमारे अस्तित्व जो है एक बार के लिए जिस रूप में अभी वर्तमान में है वो नष्ट हो गया है, हो जाता है। और किंतु हम आत्मा जिसने जन्म लिया वही मृत्यु को प्राप्त करती है और वही नेक्स्ट नया जन्म भी लेती है। तो आत्मा के रूप में हम एग्जिस्ट करते हैं, परसिस्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना एग्जिस्टेंस को। तो ये तीन क्वालिटी हर पदार्थ में आपको देखने को मिलेगी। मकान है, आपने मकान नया बनाया, उस समय जिस समय नया कंस्ट्रक्ट किया तो वो एक नया मकान बन गया, निर्मित हो गया, उत्पाद हो गया, उसको कहते हैं ओरिजिनेशन हो गया। एक समय के बाद मकान टूट जाता तो वो उसका मतलब उसका सीजेशन हो गया, वो सीज कर इट इज सीजिंग टू एग्जिस्ट। और किंतु वो ईंट पत्थर चूना जो मकान बनने से पहले भी थे, मकान बने तब भी है, मकान नष्ट हो गया तब भी है। ठीक है ना? तो परसिस्ट भी कर रहा है मकान इस सेंस में। तो ये तीनों क्वालिटी हर एग्जिस्टेंट रियलिटी में होती ही है। और जिसमें ये तीनों क्वालिटी नहीं, कोई एक या दो क्वालिटी होती है, उसको जैन कहते हैं कि वो असत है ना, वो रियल नहीं है। अब नित्य किसको कहते हैं और अनित्य किसको कहते हैं? तो नित्य कहा कि सतो अप्रच्युतिर नित्यम, जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसका कंटिन्यू रहना, इसी को नित्य कहते हैं, है ना? जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसका कंटिन्यू करना, किसी भी रूप में वो कंटिन्यू कर रही है। अगर अपने आप को हम जन्म लिया,
मृत्यु तक हम रहें, मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व कंटिन्यू करता है। तो ये हमारी आत्मा की नित्यता शो करता है कि आत्मा इज परमानेंट, our soul is permanent, and that's why it is continuing even after death. परिणमन अनित्यम, और अनित्य किसे कहते हैं, ट्रांजिटरी किसे कहते हैं, या इम्परमानेंट किसे कहते हैं? तो जो चीज बदल जाती है, सदा तीनों कालों में एक जैसी नहीं रहती है। जैसे कि अभी हम मनुष्य रूप में हैं, हम अतीत में मनुष्य रूप में नहीं थे, वर्तमान में हैं, भविष्य में नहीं रहेंगे। अगर मनुष्य के रूप में वापस जन्म भी ले लें तो वो ऐसा होगा कि हम मनुष्य के रूप में जन्म भले लेंगे, बट हमारा रूप बदला हुआ होगा, सेम रूप तो होगा नहीं। तो जो चीजें बदलती रहती है, सदा एक जैसी नहीं रहती है, तीनों कालों में जो हमेशा नहीं देखने को मिलती है, उन चीजों को अनित्य कहा जाता है। तो चाहे मकान हो, चाहे हमारा ये पर्टिकुलर फॉर्म हो, फॉर्म ऑफ लाइफ हो, ये सब अनित्य है, ये स्थायी नहीं है। और वाच्य किसे कहते हैं कि जो वाणी का विषय बनता है, जिसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे वाच्य कहा जाता है। जो वाणी का विषय नहीं बनता है, जिसे हम बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको अवाच्य कहते हैं। और ये सारी चीजें एक ही वस्तु में अलग अलग एंगल से अगर देखा जाए तो ये एग्जिस्ट करती है। इस बात को स्वीकार करना ही अनेकांतवाद है। यानी एक ही वस्तु में कंट्राडिक्टरी अनेक जो है क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं, ये बात स्वीकार करना ही अनेकांतवाद है। अब है कि ज्ञान हम जो करते हैं, उस ज्ञान का क्या फल है, हम क्यों ज्ञान करते हैं? तो इस ज्ञान नॉलेज, हम नॉलेज क्यों करते हैं? तो कहा कि फलम अज्ञान निवृत्ति अर्थ प्रकाश होगा। ज्ञान का फल ये है कि आपको सबसे पहले आप जिस विषय का ज्ञान करते हैं, उस विषय के बारे में जो आपका अज्ञान था वो समाप्त हो जाता है ना। उसके बारे में आपको जो जानकारी नहीं थी, तो आपको जानकारी मिलने से उसके बारे में जो आपका अज्ञान था वो आपका समाप्त हो जाता है। और दूसरा है अर्थ प्रकाश होगा, यानी वो पदार्थ जो है, जिस पदार्थ के बारे में आपको जानकारी नहीं थी, उसके विषय में जो अज्ञान था वो तो हटा, किंतु साथ साथ में उस पदार्थ के बारे में आपको जानकारी होती है, अर्थ का प्रकाशन कहलाता है, इसको कहते हैं अर्थ प्रकाश। यानी पदार्थ आपके नॉलेज में आता है कि वो क्या चीज है, क्या नहीं है, उसमें कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से कॉमन है, कौन से स्पेसिफिक है। तो ये सब चीजें पदार्थ के बारे में जो आपको जानकारी मिलती है, तो ये दो चीजें हैं कि पदार्थ के विषय में आपका अज्ञान हटता है, दूसरा पदार्थ के बारे में आपको ज्ञान होता है। तो ये दो फल हमेशा ज्ञान प्राप्ति के होते हैं। और आगे जो होता है कि जब आपको किसी विषय का ज्ञान होता है, तो साथ साथ में आपके अंदर हेय, उपादेय और उपेक्षा बुद्धि का विकास होता है। यानी डिस्क्रिमिनेशन पावर आप में डेवलप होती है कि कौन सी चीज हमें अपनाना चाहिए, लाइफ में फॉलो करना चाहिए, कौन सी चीज नहीं को छोड़ना चाहिए, और कौन सी चीज के प्रति न्यूट्रल रहना चाहिए, है ना। संसार में रहते हैं आप, आसपास में पड़ोस में बहुत सारी चीजें देखते होंगे जो सही नहीं हो रही है, बट आप उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते हो ना। किसी के फैमिली में, किसी के पर्सनल लाइफ में आप इंटरफियर नहीं कर सकते, है ना। कोई वो गवर्नमेंट के ऑफिसर भी नहीं है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप उसको सू कर सकते हो जल्दी से। तो कहने का मतलब है कि कुछ चीजें संसार में, बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो कि जिसके प्रति आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है। you are not supposed to do any kind of interference in that matter। तो ये उपेक्षा बुद्धि, तो आप ये ज्ञान से ही जानते हैं ना कि ये चीज मेरा, ये विषय मेरे अप्रोच से, मेरे कंट्रोल से बाहर की चीज है, मेरा विषय नहीं है, तो आई कैन नॉट इंटरफियर, आई कैन नॉट से एनीथिंग, आई हैव टू कीप साइलेंस। और कुछ चीजें हैं जो आपको अपनाना चाहिए, तो आपको आपका अटेंशन उसके प्रति जाता है, और कुछ चीजें आपको समझ में आती कि ये मेरे लाइफ में जो है तो सही परंतु गलत है, तो उसको छोड़ने का संकल्प आपके अंदर पैदा होता है। तो ये ज्ञान से होता है। कुछ लोग जानते ही नहीं कि हम गलत काम कर रहे हैं, तो उसको वो इसलिए छोड़ने का सोचते भी नहीं है, किंतु जब उन्हें बता दिया जाता कि ये चीज गलत है, इसका ये परिणाम है, फ्यूचर में आपको इस तरह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, तो वो फिर जागरूक हो जाते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं।
तो ज्ञान, कभी कभी अज्ञान के कारण से लोग बहुत सारा क्राइम करते हैं, बहुत सारी गलत चीजें करते हैं या गलत जो है व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं हे उपादेय उपेक्षा बुद्धि। हे मीन्स छोड़ने योग्य वस्तुओं को आप छोड़ते हैं, उपादेय मीन्स अपनाने योग्य वस्तुओं को आप अपनाते हैं, और कुछ चीजों के बारे में आप न्यूट्रल रहते हैं, उपेक्षा बुद्धि रखते हैं। तो ये तीनों भी ज्ञान के ही फल हैं। ज्ञान होने से ही इनका विकास आपके अंदर, ये डिस्क्रिमिनेशन पावर आपके अंदर डेवलप होती है। अब ज्ञान जो है, ज्ञान तो ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्न ये होता है कि ज्ञान कौन करता है ना? ज्ञान किसको होता है? प्रत्यक्ष आदि प्रसिद्ध आत्मा प्रमाता। ज्ञान करने वाला हमारी आत्मा है, जो प्रत्यक्ष आदि सभी प्रमाणों से सिद्ध होती है। ठीक है ना? कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा को हम कैसे जाने, आत्मा तो अमूर्त है, अरूपी है, किंतु हम अनेक तरीकों से आत्मा की सिद्धि कर सकते हैं। तो आत्मा बिल्कुल अज्ञेय है ऐसा नहीं है, या उसे जाना ही नहीं जा सकता ऐसी बात भी नहीं है। हम कुछ प्रमाणों से के माध्यम से आत्मा को जान भी सकते हैं और वो आत्मा सिद्ध होती है। वही आत्मा सब प्रकार के ज्ञान करती है। फिर निक्षेप आता है। निक्षेप को मैंने मोटा मोटी आपको समझाया था कि निक्षेप का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी कॉन्टेक्स्ट में चीज को देखना, उसका एनालिसिस करना। तो कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस जब हम करते हैं किसी चीज का, तो वो निक्षेप पद्धति कहलाती है। अब प्रश्न आता है कि आप एक चीज को समझने और समझाने के कई कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, तो उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। तो कहा जाता है कि निक्षेप 4 प्रकार के हैं: नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। आप कम से कम 4 कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज को देख सकते हैं। तो ये मिनिमम 4 तो आपको अप्लाई करके देखना ही चाहिए हर वस्तु के संदर्भ में। तो पहला है नाम। नाम का मतलब, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखेंगे तो उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर नाम होता ही है। मेरा नाम है, आपका नाम है, हर चीज का कोई ना कोई नाम है। मकान को हम मकान कहते हैं, टेबल को टेबल कहते हैं, चेयर को चेयर कहते हैं। तो कोई ना कोई नोमेनक्लेचर सब चीजों के लिए फिक्स किया जाता है। ठीक है ना? तो वो उसको कहते हैं नाम। जब हम किसी चीज का नाम रखते हैं तो उसे नाम निक्षेप कहा जाता है। परंतु कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि नाम जो रखा गया उसके अनुसार उस वस्तु में या उस व्यक्ति में वो क्वालिटी हो। ठीक है ना? आपका नाम प्रकाश रख दिया तो नाम रख दिया, बट आप कोई लाइट करने वाले तो आदमी नहीं है कि आपके रहने से, प्रेजेंस से अंधेरे में लाइट हो जाती है। तो ये नहीं हुई क्या अंधेरे में तो लाइट आपको, तो ये आपको खुद को ही लाइट जलाना पड़ता है अपने आप को देखने के लिए भी। तो कहने का मतलब है कि नाम निक्षेप उसे कहा जाता है कि किसी चीज का हम नाम रख देते हैं ताकि हम उस चीज को आइडेंटिफाई कर सके कि ये चीज ये है वो है, इसलिए उसका नॉमेनक्लेचर रखा जाता है। बट जरूरी नहीं कि उसका नाम के अनुसार उसमें गुण हो। किसी का नाम रख दिया जाता है लक्ष्मीपति और वो बिल्कुल गरीब होता है, तो अब गरीब को वो लक्ष्मीपति कहने से, या कोई गरीब काम करने वाली उसको नाम लक्ष्मी रख दिया तो उससे वो लक्ष्मी बन गई क्या? तो नाम केवल संबोधन करने के लिए कि उस वस्तु को बुलाना है या उस वस्तु के बारे में कुछ कहना है, तो हमें कुछ नाम उसका रखा जाता है जिससे कि वो पहचानी जा सके। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि नाम के अनुसार उस वस्तु में, उस व्यक्ति में वो गुण हो, वो क्वालिटी हो। दूसरा है स्थापना निक्षेप होता है। स्थापना निक्षेप का मतलब होता है कि यू हैव टू फिक्स सम सिंबल्स फॉर समथिंग। कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको देखना, आत्मा को समझना है। तीर्थंकरों को मान लीजिए एट प्रेजेंट में आपको जानना है, तो आप कैसे जानेंगे? तो उनकी मूर्तियां बना दी गई कि आप इन मूर्तियों को देखो, भगवान ऋषभ ये है, भगवान महावीर ये है, भगवान पार्श्वनाथ ये है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ चीजों का। जो चीजें हमारे सामने वर्तमान में नहीं है उनका हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर आपको त्रिभुज समझाना, ट्रायंगल क्या होता है,
रेक्टेंगुलर क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है। तो आप पिक्चर ड्रॉ करके बताते हैं कि इस तरह से राउंड जो शेप होता है उसको सर्कुलर कहते हैं, इस तरह का जो शेप होता है उसको स्क्वायर कहते हैं, इस तरह का शेप होता है उसको रेक्टेंगुलर कहते हैं, इस तरह का शेप होता है उसको ट्रायंगुलर कहते हैं। तो ट्रायंगुलर वगैरह ये सब चीजें, किसी वस्तु में वो उस तरह का शेप आप दिखा सकते हैं, किंतु अगर वो वस्तु आपके सामने नहीं है तो आपको कोई पिक्चर ड्रॉ करके बताना पड़ता है। तो सिंबॉलिक वे में भी आप चीज को समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और बहुत सारी चीजें सिंबॉलिक फॉर्म में ही होती है। तो भगवान तीर्थंकरों को मंदिर में जो है हम मूर्तियां देखते हैं, तो इसको हम रियल भगवान नहीं कहते, इनको कहते हैं ये स्थापना महावीर है, स्थापना ऋषभ है, स्थापना पार्श्वनाथ है, अर्थात मूर्ति के रूप में ये है, न कि रियल रूप में है। इसी तरह से द्रव्य होता है। द्रव्य का मतलब होता है कि आप प्रेजेंट में जो कुछ है, परंतु आप मान लीजिए कि आपका बचपन का रूप अगर किसी को जानना हो, तो अभी वर्तमान में बचपन वाला रूप तो आपके अंदर है नहीं, आप बहुत मैच्योर हो चुके हैं, ओल्ड एज में आ चुके हैं, सो आपका वो रूप अभी वर्तमान में आपके में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसको द्रव्य रूप कहा जाता है। जो चीज अभी वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं कर रही है आपके अंदर, पास्ट में आपके थी, आपसे संबंधित थी, तो वो द्रव्य वर्तमान में वो एब्सेंट है, इसलिए उसको द्रव्य कहा जाता है। या भविष्य में आप मान लीजिए कि कोई देव बनने वाले हैं सपोज, तो आपका अभी वो देव रूप अभी वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो फ्यूचर में आप उस रूप को धारण करेंगे, तो वो रूप भी अभी वर्तमान में द्रव्य रूप कहा जाता है। कि अगर मान लीजिए कि आपका आयुष्य फिक्स हो चुका है कि आप अमुक स्वर्ग में देव के रूप में उत्पन्न होंगे, तो अभी उस देव रूप को आपके अंदर अगर समझना है तो हमें ये कहना पड़ेगा कि ये उनका भविष्य का रूप है, भविष्य में वो इस रूप में दिखेंगे, तो वर्तमान में उसे हम द्रव्य देव कहेंगे। आपको अगर हमें कुछ कहना भी है तो हम कहेंगे यू आर द्रव्य देव एंड नॉट भाव देव। भाव देव तब होंगे जब आप रियल में देव के रूप में उत्पन्न होंगे, तब आपका वो वास्तविक रूप होगा। अभी वो भविष्य में के लिए है, फ्यूचरिस्टिक फॉर्म है, परंतु अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस तरह से हर चीज को आप प्रेजेंट में वो क्या है, पास्ट में वो क्या थी, फ्यूचर में वो क्या हो सकती है, इन सभी रूपों को भी आप समझ सकते हैं निक्षेप के माध्यम से। अब लास्ट का पॉइंट है अनुयोग। एक कंसेप्ट आता है अनुयोग का। अनुयोग का मतलब होता है अनुयोग। अनुयोग। अनुयोग, हाँ, तो अनुयोग का मतलब होता है टू एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल, है ना, टू इंटरप्रेट समथिंग इन डिटेल। तो जो भी डिटेल इंटरप्रिटेशन किया जाता है या एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, तो उसको अनुयोग कहते हैं। एक ही वस्तु को जब आप देखते हैं, सिंपल रूप में देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये मकान है। अब इसके बारे में आप ये सोच सकते हैं कि मकान है, वो तो ठीक है, किंतु ये मकान किसका है, इसके मालिक कौन है, ये मकान कब बना है, किस मटेरियल्स को यूज लिया गया इस मकान को बनाते समय, और कितने समय तक ये मकान टिकाऊ हो सकता है। देखा जाता है ना कि भाई बीच बना रहे हैं या ये बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये इतने वर्ष तक तो अच्छे से चलेगी, उसके बाद इसको या तो रिपेयर करना पड़ेगा या डेमोलिश करना पड़ेगा, जो भी। तो उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए, उसका वो कितने नंबर में है, कोई भी चीज है, तो हम मकान की बात कर रहे हैं, तो अपने अपने मकानों के बारे में हम सोचे तो वो उस तरह के मकान हमारे कितने हैं, क्या है, क्षेत्र यानी कितने एरिया में वो फैला हुआ है मकान, हमने कितने मतलब एरिया के अंदर है। और इसी तरह से दूसरे और भी इस तरह के एंगल्स हैं जिससे कि आप उस मकान को देख सकते हैं कि वो कितना स्टोरी वाला है, कितने उसके अंदर कमरे हैं, कितनी उसमें खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, कौन सा रूम मास्टर रूम है, कौन सा स्टडी रूम है, कौन सा ऑफिस के लिए सही रहेगा। सो एक ही चीज को आप डिटेल में जब समझेंगे तो आपको बहुत तरीके से उस चीज को समझने के लिए आपके पास अवकाश रहता है। तो इस तरह से वस्तु की व्याख्या करने के कई एंगल भी हो सकते हैं। यू कैन एक्सप्लेन वन एंड द सेम थिंग
from many different angles. So this is the last point which I have discussed. और इसके साथ ही जैन सिद्धांत दीपिका इल्यूमिनेटर ऑफ जैन टेनेट्स ये बुक आपका आज कंप्लीट हो गया है. तो लास्ट का चैप्टर में बहुत सारी टिपिकल चीजें हैं जो हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो और एक बार सुनने से हो सकता है क्लियर ना भी हो, परंतु सेकंड थर्ड टाइम सुनने से काफी क्लैरिटी हो जाती है. हो सकता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी